Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is the cell and its function. बेसिकली हम BHMS का जो सलेबस है और पैरामेडिक्स का उनका जो टेक्स्ट बुक है उसकी सिलेबस पे हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं डिप्लोमा लेवल के लिए। तो आज हमारा स्टार्ट है, हमने स्टार्ट लेना है सेल से और उसके फंक्शन से। आगे पूरा सिलेबस हमने कवर करना है पैरामेडिक्स का। सेल के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ है आपके सिलेबस में, ब्लड एंड इम्यूनिटी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, द मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन्स, the nervous system, the endocrine system, the reproductive system, the urinary system, the special senses। तो ये हमने उनके लिए प्लान किया, पैरामेडिक्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और DHMS स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल और उसका फंक्शन देखने से पहले हमने ये देखना है कि जो ये वर्ड है फिजियोलॉजी, ये होता क्या है। फिजियोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं तो फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग बॉडी। फर्स्ट ईयर के लिए हमने एनाटॉमी में क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं एनाटॉमी में बॉडी का। उसके बाद हम फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शन देखते हैं। थर्ड स्टेप हमारा होगा पैथो का, जिसमें हमने अब नॉर्मल फंक्शन देखना है। और उसके बाद आपने मेडिसिन करने, इंटरनल मेडिसिन, अ सब्जेक्ट विल डील विद द डिफिनीशन, कॉजेज, एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस, राइट। सो जिस तरह फर्स्ट ईयर में हमने स्टार्ट लिया एनाटॉमी का सेल से, सो इधर हम सेल से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि सेल जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। ये स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी यही करता है। सेल क्या होता है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। 75 ट्रिलियन खलियात होते हैं पूरी बॉडी में, राइट। अब जो सेल्स होते हैं एक जैसे शक्ल सूरत और एक जैसे फंक्शन वाला खलियात जो हैं, इसका इज्तिमा टिश्यू बनाता है। टिश्यू 4 किस्म की होती हैं, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस। अब वो टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन मिलके आपस में बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम्स मिलके ना आपस में बनाते हैं बॉडी। लाइक आपका नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी एंड सो फोर्थ, ये सारा आपके सिस्टम्स हैं। तो बेसिक यूनिट हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शनल सेल को हमने स्टडी किया। हम सेल को एनाटॉमी में फंक्शन के लिहाज से हम सेल को देखते हैं, तो वही हमारा पैटर्न होगा जो हमारे एनाटॉमी में रहा। एनाटॉमी में हमने एनाटॉमी को डिफाइन करके उसकी इटमोलॉजी देखे वर्ड का कि ये कहाँ से आया है, और हमने स्टार्ट दिया पहले जो हमारा चैप्टर था तो साइटोलॉजी से। सो इधर भी, लेकिन वहाँ हम स्ट्रक्चर, तो यहाँ फंक्शन। अब यहाँ सेल का जिस पैटर्न पे, जिस तरीके पे ना हमने स्टार्ट लिया स्ट्रक्चर का, उसको स्ट्रक्चर को मालूम करने का, उसका स्ट्रक्चर
जो स्टडी है उसको करने का, सेम हेयर इन फिजियोलॉजी हमने वही प्लान करना है। सो वहाँ हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया सेल को और हमने उसको स्ट्रक्चर जाना। यहाँ भी हम 3 हिस्सों में सेल को तकसीम करते हैं और उसकी फंक्शन को जानते हैं। सो सेल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियस, राइट। सेल मेम्ब्रेन मैं लेट मी ड्रॉ अ बिग सेल हेयर। ये लेट सपोज ये सेल है, ठीक। ये सेल का डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, हम क्या कर रहे हैं, सेल सेल मेम्ब्रेन, इधर लिख दें सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल को देखते हैं तो सेल बेसिक जो बना ये फॉस्फोलिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर होती है मौजूद, यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है, राइट। कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं इसके अंदर जो मौजूद होते हैं उनके 2 लीफलेट्स होते हैं, एक आउटर लीफलेट और एक इनर लीफलेट। किस फैशन में होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये इस फैशन में पड़े होते हैं, राइट। अब ना दोनों लीफलेट्स को, लीफलेट है ये हमने ब्लू कलर में बनाया और जो इनर लीफलेट है ये हमने रेड कलर में बनाया। व्हाई? बिकॉज द आउटर लीफलेट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स and the inner leaflet of the phospholipids are not identical, right? Yes, sir. Now question is that कि why यहाँ भी फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट और लिपिड लगा हुआ है, यहाँ भी फॉस्फेट और लिपिड लगा हुआ है। अब यहाँ 2 किस्म का अलग किस्म, मुख्तलिफ किस्म का चर्बी और यहाँ 2 किस्म का मुख्तलिफ चर्बी। यहाँ जो लगा हुआ है टिडाइल कोलिन, फास्फा टिडाइल सीरीन, फास्फा टिडाइल इथेनोलामीन, स्फिंगो माइलिन। 4 किस्म का चर्बी है, लिपिड्स हैं। 2 किस्म का चर्बी इधर लगा हुआ है, 2 किस्म का इधर लगा हुआ है। आप इस वजह से ना ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। अब यहां क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये इस फैशन में क्यों है। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करते हैं। पहले जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इसको उठा के ना यहाँ मैग्नीफाई करके ना एक बिग
फास्फोलिपिड बना के ना उसको देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। सो यहाँ से एक फास्फोलिपिड रिमूव करके ना इधर करते हैं पुट। सो दिस इज योर phospholipid, this is the phosphate end of the which end? Phosphate end of the phospholipid, and this is the lipid end of the phospholipid. Am I clear? Now जो phosphate end है phospholipid का, ये end जो है phosphate end, यहां इसको मैं लेबल कर दूं phosphate end। आप जो ये फॉस्फेट एंड है इसको मैं लेबल कर दूं लिपिड्स, राइट। जो फॉस्फेट एंड है ये बेसिकली वाटर लविंग है, वाटर लविंग पार्ट, मतलब या इन अदर वर्ड दिस इज वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ द, इन अदर वर्ड जो फास्फोलिपिड का जो ये वाला एंड है, ये वाला, राइट, दिस इज द वाटर सॉल्युबल पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड्स। अब जो नीचे वाला है ये वाटर रेजिस्टेंट पार्ट है। जो लिपिड एंड है ये ब्लू कलर का, जैसे ये टांगे हैं, लेग्स, राइट। अब जो लेग्स हैं इसके फास्फोलिपिड वाले, ये क्या है? वाटर रेजिस्टेंट पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड्स। Am I clear? यहां तक समझ आ गई? अब यहां आ जाएं। जो सेल होता है इसका जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो होता है ये एक्वस होता है। एम आई क्लियर? मतलब इधर पानी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो होता है एक्वस होता है। एम आई क्लियर? जो इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है ये भी एक्वस होता है। मतलब इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट भी एक्वस और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट भी एक्वस, यानी सेल के बाहर भी पानी होता है और सेल के अंदर भी पानी होता है, राइट। अब जो क्वेश्चन हमने होल्ड किया उसको करते हैं रिज्यूम, कि ये इस फैशन में क्यों पड़े हैं, कि मतलब ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये इस फैशन में क्यों हैं। दिस इज द फास्फेट एंड ऑफ द फास्फोलिपिड्स एंड दिस इज द लिपिड एंड ऑफ द फास्फोलिपिड। आप देखें ना जो इसके लेग्स हैं इस फास्फोलिपिड के, और इसके लेग्स ना, इसके लेग्स ऊपर इसके लेग नीचे, मतलब जो इनर लीफलेट है, जो इनर लीफलेट है इसका जो लेग्स होते हैं ये इससे ऊपर, और जो आउटर लीफलेट है इसका लेग जो है मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ है। ठीक है जी। ये ऐसे क्यों नहीं है कि ये ना इसको आप उल्टा कर दें, या दोनों ये ऐसे उल्टे होते हैं, राइट, या दोनों जो है ना, ठीक। अब इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, क्या फिलॉसफी है, एज वी डिस्कस कि जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट होता है सेल का ये एक्वस होता है। अब होता क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से पानी आता है आउटर लीफलेट पे, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से पानी आता है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। समझ रहे हैं आप? कोई क्वेश्चन? ठीक जा रहे हैं? गुड। अब यहां से चूंकि ये वाटर लविंग पार्ट है, राइट, फास्फोलिपिड्स का, ये डिसॉल्व हो जाता है, राइट, ये डिसॉल्व हो जाता है पानी में, और यहां से ये भी डिसॉल्व हो जाता है पानी में।
ठीक। अब ना आप देखें, ये भी लिपिड रह गया है दो किस्म का, जो इधर 4 चर्बी हमने बनाया, और आउटर लीफलेट का चर्बी भी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो भी रह गया अकेले, और जो इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी रह गया अकेले, और इसका जो फास्फेट हैंड है वो इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट में हो गया जम। अब देखें, आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताऊं। आप एक 250 ml पानी लें गिलास में, ड्रॉपर के ज़रिए ऑयल लें, एक ड्रॉप पानी में डाल दें, वो उसमें तैरेगा, वो ऑयल पानी में, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, राइट। अब एक ड्रॉप आप दूसरा डाल दें, तो वो ड्रॉप ना आगे ना दूसरे ड्रॉप के साथ मिल जाएगा। अब दूसरा ड्रॉप आप डालते हैं ना, तो वो सीधा जो पहला ड्रॉप आपने डाला हुआ होता है ना पानी में, तो वो साथ मिल जाता है। एम आई क्लियर? सेम हेयर। आप जब ये एंड इसका आउटर लीफलेट का जो फास्फेट एंड है, आउटर लीफलेट का जो फास्फेट एंड है ये पानी में हाल होता है, और जो इनर लीफलेट का फास्फेट एंड है ये पानी में हाल होता है, राइट। तो ये दोनों एंड्स, एक दोनों फास्फेट एंड जो है ये आपस में हो जाते हैं जम। एम आई क्लियर? आप जब ये आपस में जम होते हैं, इधर से क्लिंच करते हैं, राइट, आपस में ये ऐसे जम होते हैं, ठीक। लेट मी, मैं आपको कर दूं, ये आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, आप ये बनाते हैं बैरियर। क्या बनाते हैं? बैरियर। अब ये बैरियर किस चीज का है? ये फास्फेटिडाइल कोलिन का है, ये फास्फेटिडाइल सीरीन का है, ये फास्फेटिडाइल एथिलामीन का और स्ट्रिंगोमाइलिन का। इन सिंपल वर्ड, ये चर्बी का बैरियर है। ये क्या है? इस बैरियर को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? समझ रहे हैं? अब देखें, हम पढ़ते हैं कि जो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देता। ये सेमी परमिएबल होता है। कैसे होता है? क्या मैकेनिज्म है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर, एज वी डिस्कस, जो एनवायरनमेंट है ये एक्वस है सेल का, जो इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट है ये भी एक्वस है। क्लियर? अब पानी जो है ये हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, राइट। पानी चर्बी के अंदर हल होता है? नो, ठीक। अब पानी जब इस बैरियर पे पड़ता है, राइट, तो क्या होगा? ये रिपेल होगा, मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर आने, कैल्शियम को अंदर आने नहीं देगा, पोटाशियम को अंदर आने नहीं देगा। बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पानी को अंदर आने नहीं देगा। जब जरूरत होगी पानी का अंदर, कैल्शियम का, तब कैसे पानी अंदर आता है ये हमने लेटर आना आपको ये डिटेल पढ़ाना है। अभी इस लेवल पे ना आपने इतना समझना है कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स को, इस लेवल पे आपने इतना समझना है कि ये जो फास्फोलिपिड का ये बैरियर है ये बड़े मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देता। अब ये किन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगा? क्वेश्चन ये है। आप ना चर्बी में चर्बी हाल होती है, जो मॉलिक्यूल्स फैट सॉल्युबल होंगे, राइट, ऑफ कोर्स उसको अंदर आने देगा, अलाउ करेगा, राइट। आप जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है ये उनको अंदर आने देगा, नंबर 1। हाईली पोलराइज्ड को तो अंदर आने नहीं देगा। क्लियर? नंबर 2, जो हमने फास्फोलिपिड्स पढ़े, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं, राइट, ये फास्फोलिपिड जो होते हैं इसका एक प्रॉपर्टी है, ये फास्फोलिपिड जो है ये फिक्स नहीं होते, ये ना सेल के अंदर ऐसे मोबाइल करते हैं, राइट। सेल का मेम्ब्रेन जो होता है इसके अंदर ऐसे ये मूव करते हैं एक खास डिस्टेंस से,
इसके दरमियान एक ख़ास दो फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस होता है, ये मेंटेन रखते हैं और ये ऐसे ना मोबाइल करते हैं। आप इस जो ये प्रॉपर्टी है फॉस्फोलिपिड का कि दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर मोबाइल। आप ये प्रॉपर्टी फॉस्फोलिपिड का कि ये ऐसे मोबाइल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, आप इसको मेडिसिन में क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। व्हाट? फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, राइट। आप ये फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड जब ये करते हैं तो ये इनमें दरमियान में एक ये डिस्टेंस, दो फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। मतलब इनके अंदर आप उस डिस्टेंस में ना जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं माइक्रो, वो अंदर आ सकते हैं, लाइक थायरोक्सिन। ये अंदर आ सकता है आसानी से, ठीक है जी। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, कंक्लूड करते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं हाईली पोलराइज्ड, वो अंदर नहीं आ सकते। कौन से आ सकते हैं? एक फेट सॉल्युबल और एक छोटे मॉलिक्यूल। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब इसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, उनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। व्हाट? उनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। दो किस्म का प्रोटीन होता है इधर, एक इंटीग्रल और दूसरा पेरिफेरल। इंटीग्रल वो जो थ्रू एंड थ्रू आउट, द सेल मेम्ब्रेन होता है। थ्रू एंड ट्रांसफर्स अक्रॉस, थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर आप इस कंपोनेंट को, इंटीग्रल प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकालना चाहें तो उसके लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ना होगा। दी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एम आई क्लियर? दूसरा जो होते हैं, या वो मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं पेरिफेरल। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन या तो होते हैं पेरिफेरीज में और या यहां लूजली अटैच होते हैं। लूजली अटैच होते हैं। देखें अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन के साथ, या इंटीग्रल प्रोटीन के साथ, ये इंटीग्रल प्रोटीन के साथ ये लूजली अटैच होते हैं या दूर पड़े होते हैं। अब ना थोड़ा सा इसको हीट मिलता है, हल्का सा आपके सेल को, तो ये डिटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको हीट मिलता है तो ये आसानी से डिटैच हो सकते हैं। अब ना जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन है, इसको जब तक आप ना सेल मेम्ब्रेन को फाड़ते नहीं है ना, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, तो ये इसके अंदर रहता है। Am I clear? Any question? Now, इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप्स, राइट। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, अब ना जो क्वेश्चन था इधर, हम उसको रिज्यूम करते हैं जो हमने होल्ड किया था कि जब कभी भी सेल को अंदर पानी की जरूरत होती है तो हम देखते हैं सेल के अंदर पानी आता है, कैसे आता है, वो इधर आपको क्वेश्चन हल हो जाता है। जो हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, कैल्शियम के अंदर जरूरत होती है सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है जी। मेटाबॉलिज्म तो जानते हैं ना आप, मेटाबॉलिज्म में ना मतलब आपका सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस बनती हैं, ठीक है जी, जिसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कुछ जो होती हैं वो टूटती हैं जिनको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। अब ये क्या करता है? सेल ही करता है ये, ठीक। अब सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए
बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम थ्रू जीआईटी लोड करते हैं। आप सेल को अंडरगो जब वो मेटाबॉलिज्म करता है, एसिमिलेशन करता है, अब उसको हाईली कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पोटाशियम की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, राइट। आप ना ये तो छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है, बड़े को अंदर आने नहीं देता, तो वो कैसे? अब वो जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अब जब सेल को पानी की ज़रूरत होती है, लेट्स सपोज जो सेल को पानी की ज़रूरत होती है, तो ये सेल जो होता है, सेल का इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, इंटीग्रल प्रोटीन सेल का इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, ये एक्वस चैनल बनाता है थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन है ये। तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में ये एक्वस चैनल बनाता है। विच चैनल्स? चैनल्स बनाता है और पानी को अंदर अलाउ करता है, वाटर H2O। एम आई क्लियर? अब ये कैसे मुमकिन हुआ? ड्यू टू इंटीग्रल प्रोटीन। एम आई क्लियर? सो ये हमारे पास एक आया एक्वस चैनल इंटीग्रल प्रोटीन का। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप्स को और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा, इधर कैल्शियम की जरूरत होती है, राइट, लेट्स सपोज कैल्शियम की जरूरत होती है, तो ऐसे क्लोज ना इंटीग्रल प्रोटीन से क्लोज बंद कैल्शियम चैनल्स बड़े होते हैं। जब पोटाशियम की जरूरत होती है, मैं आपको समझाता हूं, तो क्लोज इधर ना इंटीग्रल प्रोटीन से क्लोज पोटाशियम प्रोटीन चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स इधर लगे होते हैं। अब ना आगे हम ना लेटर ऑन जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक, क्योंकि आप आज आपका पहला लेक्चर है। आप इतना समझें कि ये चैनल्स इंटीग्रल प्रोटीन के बने होते हैं और इनका स्टिमुलेट, इनको खोलने के लिए ये सेंसिटिव होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। अब वो केमिकल्स इधर पहुंचते हैं तो इनको ये खोलते हैं। उनकी चाबियां होती हैं अपनी, इनकी अपनी चाबियां होती हैं, वो चाबियों से खोलते हैं। जब कैल्शियम की जरूरत होती है तो ये ऐसे वो चाबी आके ना इसको खोल देता है। अब ये खोलते हैं, कैल्शियम अंदर ला होता है, पोटाशियम अंदर ला होता है, कुछ चीज़ों को बाहर जाना होता है, कुछ चीज़ों ने अंदर आना होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ने अंदर आना होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ने बाहर जाना होता है। अब वो बंद क्लोज जो चैनल्स होते हैं ना, वो क्लोज चैनल जो होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों से उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। जब वो उनके साथ टच होते हैं तो ये खुलते हैं, वो बंद होते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? अब ना ये अलाउ करता है उसको, इसका एक्सोसाइटोसिस करता है, इन सेल के अंदर सेल से बाहर के लेके जाता है, इंडोसाइटोसिस करता है, ये सेल के अंदर लेके आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। यहां जो हमने समझने का जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि इंटीग्रल प्रोटीन का टाइप कौन कौन से हैं। चैनल्स हैं, एक्वस चैनल है, कैल्शियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, सो फोर्थ। अब यहां इंटीग्रल प्रोटीन दूसरा होता है टाइप जिसको कहते हैं एंजाइम प्रोटीन। व्हाट, विच प्रोटीन? एंजाइम प्रोटीन। अब ना ये एंजाइम प्रोटीन जो होता है ये भी थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन है। तो अब ये कौन से किस टाइप में आएगा? इंटीग्रल प्रोटीन में, ठीक है जी, क्योंकि ये क्रॉस है ना। अब ना ये क्या करता है, ये ए बी को लेके, इसका काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। क्या काम है? विच फंक्शन? ट्रांसफॉर्मेशन। अब लेट्स सपोज ये ए बी को लेके सी डी में कन्वर्ट करता है। जब चीजें अंदर आती हैं, जब आप रॉ लेते हैं और आप उससे कोई चीज बनाते हैं या आप किचन में कोई चीज लेके आते हैं, तो आप चिकन को प्रोसेस करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप बीफ को ट्रांसफॉर्म करके ना आप उससे कोफ्ते बनाते हैं। एम आई क्लियर? तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन विच इज नोन एज एंजाइम प्रोटीन। अब ना यहां एक थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटीन लगा, इंटीग्रल प्रोटीन लगा हुआ होता है। अब देखिए, इसने दो हाथ आपने ऐसे ऊपर उठाए हैं, उधर ना ऊपर, इधर
इसने कोई चीज पकड़ी हुई है और आपने टांगे जो है ना अंदर ये दसाया हुआ है और ऐसे पकड़ा हुआ है, ये स्टर को स्टेबलाइज कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल लिंकर प्रोटीन। अब ना इसने ऊपर ना प्रोटीन में हाथ डाले हैं और नीचे प्रोटीन में ये पैर जमाए हुए हैं, ठीक है, और सेल को स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है जी। ये क्या है? लिंकर प्रोटीन। विच प्रोटीन? लिंकर प्रोटीन। सो कितने हमने डिस्कस किए? नंबर 1 चैनल्स, नंबर 2 एंजाइम, नंबर 3 लिंकर। नाउ एक और किस्म है हमारे पास, कितनी हो गई? 3। अब एक और प्रोटीन होता है हमारे पास इंटीग्रल, ठीक है जी, जो 12 पास भी होता है, 7 पास भी होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पास बना लेता हूं। 12 पास भी होते हैं, सेकंड पास भी। अब ये देखें ये कौन से प्रोटीन में आता है? पेरिफेरल में आता है क्या? नहीं। ये लूजली अटैच है? नो। ये पेरिफेरीज में है? नो। ये थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन है? यस। अब ये कौन सा प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन। अब कैसा कौन सा प्रोटीन है ये? इंटीग्रल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन ये 12 पास भी होता है, 7 पास भी होता है। हमने इधर 7 पास बना लिया है। इसके 2 डोमेन होते हैं, एक और एक ये, ठीक है जी। इससे ये चीजों को लेता है और इनसे इस डोमेन से। इसके 2 मुंह हैं, 2 माउथ्स, 2 माउथ्स। अब एक माउथ से ये चीज कैच करता है, दूसरे माउथ से नीचे फ्लिप इन करता है। लेट्स सपोज ग्लूकोज आता है फ्रॉम वेयर? फ्रॉम दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज योर GIT, राइट? दिस इज योर GIT, दिस इज योर GIT। अब जब खाना खाते हैं, when we eat food, when we load our GI2 through food, तो इसके अंदर एमाइनो एसिड मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, फैटी एसिड होता है, कोलिन होता है, विटामिन B12 होता है, ग्लूकोज भी होता है। एम आई क्लियर? अब ना ग्लूकोज आता है, ठीक, यहां से इधर मैदे में, मैदे से जाता है पोर्टल वेन के जरिए लीवर में। अब लीवर के अंदर खास किस्म के लोब्यूल्स हैं, जिसको हम आगे ना इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर में मैं आप लोगों को उधर आप डिटेल बताऊंगा कि वो लोब्यूल्स, उनका नाम क्या है, कितने किस्म के लोब्यूल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। राइट नो आपने बस इतना समझना है कि ल्यूअर आपका लोब्यूलर है और उस लोब्यूल में जाते हैं, लोब्यूल से फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। समझ आ रही है? ग्लूकोज अब ब्लड सर्कुलेशन में ये पहुंच गया। अब ब्लड सर्कुलेशन में जब ये पहुंचता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन से ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज पहुंच जाए इधर ब्लड सर्कुलेशन में। अब यहां से ब्लड सर्कुलेशन से वाया ब्लड, क्योंकि जिगर जो आपका है, जिगर आपका ये एंडोक्राइन फंक्शन भी रखता है, ठीक। अब इस लेवल पे आप इतने समझना है कि ये हम मैदे से सीधा आता है सेल की तरफ, राइट। अब ये इधर पहुंचता है आपका ग्लूकोज। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन ये इसका ये डोमेन, ये ग्लूकोज को खेच करके ना फ्लिप इन करता है, राइट। अब जब फ्लिप इन करता है तो हम बात कर रहे थे ना मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है जी। अब इसके साथ ना ये कंजुगेट होता है। अब एक इधर एक एंजाइम मौजूद होता है। क्या होता है? एंजाइम, पेरिफेरल प्रोटीन मौजूद होता है, जिसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, यानी ग्लूकोज को काइनेज ट्रांसफॉर्म करने वाला। एज वी डिस्कस की चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं। अब ये ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ना इसका कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। अब इससे चीज निकलती है ना, वो सीधा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है जी। एनाटॉमी में हम आपको पढ़ा चुके कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल साइट्रिक एसिड होता है। अब ना ये उसके साथ ना केमिकल रिएक्शंस करके ना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी को कन्वर्ट करता है किस में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक्सोसाइटोसिस होता है और मतलब एनर्जी तैयार होती है। एनर्जी मींस पावर टू वर्क। एम आई क्लियर? सो कम बैक टू द इंटीग्रल प्रोटीन, टाइप ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन ये थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन है। अब ये कौन सा प्रोटीन है? ये चीजों को कैरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज को, मुख्तलिफ चीजों को कैरी कर रहा है ना कैरी, ठीक है जी। अब जब ये कैरी करता है तो इसका मतलब ये कैरियर प्रोटीन है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? कितनी हो गई? चैनल्स हो गई?
एंजाइम प्रोटीन हो गया ट्रांसफॉर्म करने वाला, लिंकर हो गया, और जी कैरियर प्रोटीन हो गया। मिनिमम मैंने आपको 5 पढ़ाने हैं डिप्लोमा लेवल पे। आप एक इंटीग्रल प्रोटीन लास्ट टाइप, अब उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे आज के लेक्चर को, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एक इधर ऐसे थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। विच प्रोटीन? रिसेप्टर। क्या कहते हैं उसको? रिसेप्टर। रिसेप्टर का एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप जाते हैं किसी के घर, अटेंशन प्लीज, वाइंड अप करने लगा। आप जाते हैं किसी के घर, आप डोर बेल पे हाथ रखते हैं, वो घर लेट्स सपोज है सेल और यू आर स्टिमुली। जो डोर बेल होता है वो रिसेप्टर है। आप डोर बेल को प्रेस करते हैं, यू आर स्टिमुली। डोर बेल रिसेप्टर, एंड जो घर होता है जिसके घर आप जाते हैं वो सेल है। अब अंदर क्या होता है? अंदर जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म नहीं होना होता है, जो तोड़ फोड़ नहीं होना होता है, जो एक्टिविटी जनरेट करनी होती है, ये अब घर के अंदर से एक बंदा उठ के ना दौड़ के आता है, दरवाजा खोलता है। अब ये सारा जो घर के अंदर जो आपने एक्टिविटी जनरेट की, आप दिस इज ड्यू टू द डोर बेल। आप डोर बेल को स्टिमुली यू, एम आई क्लियर? देखें, अब यहां से लेट सपोज कोई स्टिमुली आता है, समझ आ रही है आपको? कोई थायरोक्सिन, कोई कुछ भी आता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर आता है, एक केमिकल होता है, एक केमिकल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो नर्वस सिस्टम आपका बॉडी कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल 2 तरीकों से है। 2 सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है थ्रू केमिकल्स करता है, ठीक, और उस केमिकल को बना के ना वो वाया ब्लड, खून के जरिए टारगेट तक पहुंच जाता है, उसको केमिकल मैसेजिंग कहते हैं। अब उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। क्लियर? आप जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ना आपका, एज वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर ऑफ द एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अब जो वहां पर जिसके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और पेरिफेरल 31 जोड़े पेयर्स होते हैं नर्व्स के। अब वो नर्व्स जो होते हैं वो उसके अंदर वो कैसे काम करते हैं, ठीक है जी? उनका वो नर्व सेल होते हैं, उनका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ठीक है जी, वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। क्या बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ये वो केमिकल बनाता है। अब वो थ्रू केमिकल्स ना वो सिग्नल्स वो कंडक्शन करता है, वो करंट पास करता है। लेट्स सपोज ना आप देखें, यहां जीआईटी में दोबारा आ जाए, यहां कोलिन की बात करते हैं, यहां से कोलिन आता है, आप कोलिन लेते हैं। क्या लेते हैं? कोलिन लेते हैं। अब ये कोलिन क्या करता है, ठीक है जी, ये कोलिन, लेट्स सपोज दिस इज योर नर्वस सिस्टम, ये आपका नर्वस सिस्टम है, राइट? अब जो नर्वस सिस्टम से यहां नर्व आया हुआ है, राइट? अब ये दिस इज नर्व एंडिंग, विच व्हाट? नर्व एंडिंग, और दिस इज द mitochondria of the nerve cell, or this is your muscle, am I clear? Or these are receptors on muscles, am I clear? These are receptor on muscle, am I clear? अब ना यहाँ चैनल्स होते हैं which we discussed, कैल्शियम भी होते हैं, पोटाशियम भी होते हैं, ठीक है जी? तो आपके लेवल पे मैं हल्का सा आपको बताऊं, उनका एक्सचेंज होता है ऊपर नीचे। अब यहां से कोलिन आता है फ्रॉम जीआईटी, नर्व एंडिंग में पहुंच गया, कोलिन इधर पहुंच गया। आप कोलिन के साथ यहां से माइटोकॉन्ड्रिया से एसीटेट कंजुगेट होता है, ऐड होता है। क्या? एसीटेट। अब ये एसिटाइल कोलिन बनता है। अब ये एसिटाइल कोलिन जो होता है ये इसको एक्सोसाइटोसिस करता है। क्या करता है? इसकी एक्सोसाइटोसिस करता है, इसको रिलीज करता है। अब जब ये रिलीज होता है ये रिसेप्टर पे लगता है। जब ये रिसेप्टर पे लगता है डोरबेल पे, राइट, ये एसिटाइल कोलिन, अब इसको एसिटाइल कोलिन कर लो, ये दिस इज एसिटाइल कोलिन,
एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कैसे बना? जेटी से कोलिन और नर्व एंडिंग के माइटोकॉन्ड्रिया उसके साथ कंजुगेट करता है, ऐड करता है एसिटेट, एसिटाइल कोलिन, ठीक, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। अब ये मसल्स को, जब आपके ये मसल है स्केलेटन मसल्स, ये इनको कंट्रैक्ट करने के लिए ना ये केमिकल भेजता है। अब ये मसल है आपका, लेट्स सपोज ये बाइसेप है आपका, ये आपके बाइसेप पे लगता है, तो बाइसेप के ऊपर ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये रिसेप्टर से चिपकता है, रिसेप्टर से चिपकता है तो यहाँ जो होते हैं मॉलिक्यूलर स्विचेस होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, जो हमने टेक्निकल के बाद पेरिफेरल प्रोटीन आपको पढ़ाने हैं। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन आप यहाँ इस लेवल पे इतना समझ लें कि ये मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं। जिस तरह पंखों के अपने अपने स्विच होते हैं, ठीक है जी, इस तरह हर चीज का अपना अपना स्विच होता है, ये स्विच एक्टिवेट होता है, ठीक है जी, और अंडरगो सेल के अंदर अंडरगो प्रोसेस शुरू होता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टिमुली like acetylcholine. This is because of the receptor protein, which is basically integral protein. So how many integral protein we were discussed? Number 1 we discussed channels, number 2 we discussed enzyme protein, integral protein, number 3 linker, number 4 carrier, number 5 receptor, ठीक है जी। एक मैं आपको दूसरा बताता हूं, आप यहां से आपका एक ये क्या है? बकरी, हाँ, सेल के अंदर बकरी हो सकता है, इनका 6000 वैसा सेल होता है, इनका 100 ऐसा सेल होता है। आप इसको आप बकरी समझ लो, दिस इज नॉट बकरी मकरी, ठीक है जी। ये क्या है? ये है आपका थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये क्या? ये इंटीग्रल प्रोटीन, क्या? इंटीग्रल प्रोटीन। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या करता है? सॉरी, इसको ये करेक्शन आप कर लें, जो ये प्रोटीन है थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये कौन सा प्रोटीन है जी? ये क्या नाम है इसका? कैरियर प्रोटीन। और ये कर लें, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है जी, ये कैरियर है। एम आई क्लियर? ठीक है जी, ये करेक्शन कर लें। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।